गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए पहले हम देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था, उसने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था। उसके अनुसार पिंडों के एब्सोल्यूट मोशन को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस के बेस पर आइंस्टीन ने कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के रिलेटिव यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के बीच रिलेशन के लिए दो फंडामेंटल पोस्टुलेट बताए, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मूल आधार है। फर्स्ट पोस्टुलेट आपका क्या है? मुक्त आकाश में घटित भौतिक घटनाओं के लिए सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। All the laws of nature are of the same form in all inertial frames. This postulate is also called the principle of equivalence. It is identical to the postulate of Newtonian theory of relativity. Thus, all fundamental laws of mechanics remains valid in all inertial frame of reference. तो पहला postulate के हिसाब से ये जो postulate है, जिसे हम तुल्यता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, फिजिक्स के एक्सपीरियंस पर बेस्ड प्रिंसिपल है। इसकी सत्यता एक्सपेरिमेंट द्वारा होती है और यह प्रिंसिपल जो आपका है न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि न्यूटन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के समान है। अब ये क्या है? इसके अनुसार सभी भौतिक घटनाएं मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज पर बेस्ड है। यदि मैकेनिक्स के सभी फंडामेंटल लॉज किसी एक इनर्शियल फ्रेम में वैलिड हैं, तो इस तंत्र के रिलेटिव एक समान वेग से गतिशील सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी मैकेनिक्स के ये फंडामेंटल लॉ वैलिड रहेंगे। यानी कि सभी भौतिक घटनाएं कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुल्यता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का पालन करती है। एक इनर्शियल फ्रेम में अगर मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ वैलिड होते हैं, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम जो कि उसके रिलेटिव किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें भी ये फंडामेंटल लॉज वैलिड होंगे। सेकेंड पोस्टुलेट आपका क्या है? मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यह वेग ना तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और ना ही लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड करता है। सब जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान होता है। इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये आपका सेकेंड पोस्टुलेट है। यानी कि सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी डायरेक्शन में सेम होती है। तो ये पोस्टुलेट जो है आपका स्पेस और टाइम रिलेटेड क्लासिकल जो भी क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं उनके बिल्कुल अपोजिट है। तो इस पोस्टुलेट से पहले टाइम को हम एब्सोल्यूट माना जाता था,
जो टाइम था उसको हम निरपेक्ष मानते थे, एब्सोल्यूट मानते थे, और ये माना जाता था कि समय में जो परिवर्तन है वो ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड नहीं होता है। परंतु इस पॉस्टुलेट के द्वारा एक समान रिलेटिव वेलोसिटी से गतिशील सभी ऑब्जर्वर के लिए प्रकाश का वेग, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो कांस्टेंट मानी जाती है, जिससे आइंस्टीन ने यह कंक्लूजन निकाला कि जो इवेंट एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस है उनका दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी साइमल्टेनियस होना आवश्यक है। अर्थात समकालिकता संबंधी विचार भी, मतलब या आप इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज योर थ्योरी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसका मतलब यही है कि हम ये कह रहे हैं कि पहले जब हम ये माना जाता था कि टाइम में चेंज, जो टाइम में परिवर्तन है वो प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं होता है, परंतु इस पॉस्टुलेट, जो हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट है, इसके द्वारा हम ये कहते हैं कि एक समान रिलेटिव वेलोसिटी से ऑब्जर्वर, सभी ऑब्जर्वर के लिए प्रकाश का वेग कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो प्रकाश का वेग है वो सब इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट रहेगा, और या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब हम आते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस पे। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये इन दोनों पॉस्टुलेट पे बेस्ड है। तो आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मान लीजिए ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एस और एस डैश, ये दोनों आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम एस जो है वो एस डैश के रिलेटिव वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। फ्रेम एस के रिलेटिव वी वेलोसिटी से आपकी ये मूव कर रही है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पी पॉइंट है, यहाँ पर कोई हम इवेंट देख रहे हैं जिसका एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड टी, एंड एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, मान लीजिए पहले कोइंसाइड हो रही हैं एट टी बराबर टी डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि जब ओ और ओ डैश जब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय आपका टी और टी बराबर क्या है? 0 है। तो जब दोनों फ्रेम्स के ओरिजन्स परस्पर कोइंसाइड करते हैं तब दोनों ऑब्जर्वर की जो क्लॉक है वो 0 टाइम बताती है, यानी कि t बराबर टी डैश इज इक्वल टू 0 पर o और o डैश आपके कोइंसाइड हो गए। हमारा पर्पस क्या है? हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ले रहे हैं जो रिलेट कर रहा है एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश कोऑर्डिनेट से। माना कि t बराबर 0 पर यदि मूल बिंदु O से एक फ्लैश एमिट होता है जो कि फ्री स्पेस में O के चारों ओर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ लाइट से फैलता है। t बराबर 0 पर यहाँ पर O पर एक फ्लैश एमिट हो रहा है जो कि फ्री स्पेस में O के चारों तरफ वेलोसिटी, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ लाइट से फैल रहा है। फर्स्ट पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट पॉस्टुलेट से यह फ्लैश इस एस डैश फ्रेम में भी ओ डैश के चारों तरफ सी वेलोसिटी से स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में स्प्रेड आउट करता हुआ प्रतीत होगा, जैसा कि फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पॉस्टुलेट है। तो अब आपने ये इसको देख लीजिए। मान लीजिए कि t वो समय है जब स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट P पर पहुंचता है। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट P पर पहुंचता है जिसके S फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ठीक है, और जो कि ऑब्जर्वर O है यहाँ पर, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो ऑब्जर्वर O ने कितना टाइम लिया इसको देखने में? तो t बराबर OP बाई सी, दिस इज OP इज नथिंग योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय c, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से स्प्रेड हो रहा है। सिमिलरली अगर t डैश टाइम है
जब स्फेरिकल वेव फ्रंट पहुंचता है पी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश, देन टी डैश कितना हो गया, ओ डैश पी बाई सी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर होल पावर सी। अब ये चीज़ हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस, इससे आप देखिए तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज 0, और इससे आपके पास क्या आ गया, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूँकि एक ही पॉइंट पी के लिए इक्वेशन 1 एंड 2 वैलिड है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज एट वेरिएंट एंड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये अचर है सब इनर्शियल फ्रेम। माना कि किसी सेम इवेंट के लिए जो सिंपलेस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, क्योंकि हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो है एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी, टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल है और एस डैश जो फ्रेम है वो एस के रिलेटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए आपके पास एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। अब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट है, और जिनकी वैल्यू हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पॉस्टुलेट्स हैं उनकी सहायता से हम निकालेंगे। तो मान लीजिए जो दो ऑब्जर्वर ओ डैश है जिसके की कोऑर्डिनेट फ्रेम एस डैश में क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, तो ऑब्जर्वर ओ डैश, तो ऑब्जर्वर ओ डैश क्या है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट फ्रेम एस डैश में एक्स डैश बराबर 0 हो गया, इज मूविंग along x डायरेक्शन एस फ्रेम के रिलेटिव विद वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी ऑफ o डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ o डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s dx by dt इज इक्वल टू v एट x डैश बराबर 0। तो x इस इक्वेशन से लीजिए, x डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, तो x डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी क्या हो गया, x डैश बराबर 0 है, दिस इज अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, अल्फा एक्स बराबर माइनस बीटा टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू v, तो बीटा बराबर माइनस अल्फा v बिकॉज दिस इज v एंड माइनस बीटा बाई, तो बीटा बराबर क्या आ गया अब आपके पास माइनस अल्फा v। अब जो पहले हमने ऑब्जर्वर ओ डैश को देखा, अब ऑब्जर्वर ओ जिसका कोऑर्डिनेट फ्रेम एस में x बराबर 0 है, ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये भी मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी माइनस v अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन। एस डैश फ्रेम तो मूव कर रही है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रिलेटिव टू फ्रेम s विद वेलोसिटी v, पर अगर हम इसको देखें तो ऑब्जर्वर o को हुज कोऑर्डिनेट इज फ्रेम s इज x बराबर 0, तो ये भी ऐसा लगता है जैसे कि ये मूव कर रही है माइनस v वेलोसिटी से अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन ऑफ फ्रेम s। तो इसका मतलब जैसे उसमें हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ ओ डैश, तो अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ओ विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, वो निकाला था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस और ये विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस है, दिस इज dx बाई डी टी वी और ये हो जाएगा dx डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू माइनस वी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है माइनस वी एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो ये इक्वेशन है एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी और टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल्टा एक्स, इनमें हमने एक्स बराबर 0 पुट किया, तो इससे अपने पास आ गया एक्स डैश बराबर बीटा टी एंड टी डैश बराबर गामा टी, तो एक्स डैश डिवाइडेड बाई टी डैश इज इक्वल टू बीटा बाई गामा, तो डी एक्स डैश इज इक्वल टू बीटा गामा, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश क्या आ गया बीटा गामा, और डी एक्स डैश बाई डी टी कितना हो गया माइनस वी के बराबर, तो बीटा बराबर आपके पास आ गया माइनस गामा वी। तो ये आप देखिए यहाँ पर है बीटा बराबर माइनस अल्फा वी और यहाँ पर है बीटा बराबर माइनस गामा वी, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा अल्फा बराबर गामा, तो अल्फा और गामा हमारे पास क्या हो गए
एक ही हो गया, अल्फा बराबर गामा के आ गया। तो ये आपके पास है। अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया तो अल्फा बराबर आपके गामा आ गया। तो जो इक्वेशन थी एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, तो अल्फा की जगह गामा आ गया और बीटा की वैल्यू हमने निकाली ली थी, माइनस गामा भी वैल्यू रख दी, तो एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी। तो एक्स डैश की वैल्यू आ गई, वाई डैश और उसमें कोई चेंज नहीं है, और टी डैश बराबर में भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने डेल्टा की वैल्यू और गामा की वैल्यू अभी नहीं निकाली है। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वी, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। अब हमें पता है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये वैल्यू, एक्स डैश ही कर दी, एक्स माइनस वी टी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कर दी। इसको हमने खोला और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोऑर्डिनेट अलग ले लिए, टी स्क्वायर के कोऑर्डिनेट अलग ले लिए और ये एक्स टी के कोऑर्डिनेट अलग ले लिए। तो ये जस्ट आपको ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर के मेथड से खोलना है। अब नाउ द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, टी स्क्वायर एंड एक्स टी विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस साइन है ये आपके पास, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर के बराबर, दोनों का नेगेटिव साइन हट गया तो ये चीज़ बराबर इसके आ गई। और एक्स टी का कॉफिशिएंट कितना है, -2 गामा स्क्वायर वी -2 सी स्क्वायर गामा डेल्टा, इसमें एक्स टी कुछ है नहीं तो दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, गामा स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो गामा बराबर सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो गामा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन -2 गामा स्क्वायर वी -2 स्क्वायर गामा डेल्टा से आपने लिया तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई माइनस गामा बाई सी स्क्वायर वी, यानी से गामा वी बाय सी स्क्वायर। तो डेल्टा हमारे पास हो गया माइनस गामा वी बाई सी स्क्वायर और गामा की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वाई वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश बराबर गामा टी, तो गामा कॉमन ले लीजिए, गामा टी माइनस गामा वी बाई सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जब हमने इसकी वैल्यू रखी तो टी डैश बराबर गामा टी माइनस गामा वी बाई सी स्क्वायर, तो टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हो गई, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v square by c square, and these equations are called Lorentz transformation. Now according to special theory of relativity, inertial frame as can be assumed moving with velocity minus v with respect to frame as along x dash direction. तो इसलिए inverse transformation हम ले सकते हैं इससे by putting v की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस v। तो आपके पास inverse transformation से x बराबर क्या हो गया, गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई डैश बराबर वाई, जेड बराबर जेड डैश एंड टी बराबर गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। तो ये आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट इनफाइनाइट हो जाए तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पास क्या होगा, क्योंकि अगर हमने ये ले लिया, अगर सी बराबर आपने इन्फिनिटी लिया तो गामा बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि गामा बराबर किसके हो गया, आपके पास में 1 के हो गया, और यहाँ पर इन्फिनिटी होने से ये चीज़ 0 हो गई, तो t बराबर किसके आ गया, t डैश के। अब इसका मतलब t की कोई कंसेप्ट ही नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, x और y z में। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन्फिनिटी है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज का टॉपिक आपका इतना है, नेक्स्ट टाइम पे हम इसके एप्लीकेशंस लेंगे। थैंक यू।